लाइफ ना बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, समझ में नहीं आता है कि अभी क्या हो रहा है और नेक्स्ट कुछ मोमेंट में क्या होने वाला है। वीडियो मॉर्निंग में रिकॉर्ड करी थी, जब उस टाइम पर आधी रिकॉर्ड हुई उसमें से बीच में से कट हो गया, आप लोगों को पता है कि फिर दूसरी वीडियो आएगी, इसलिए मैंने उस पर पार्ट फर्स्ट लिख दिया। जब सेकंड टाइम में वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा वो वीडियो रिकॉर्ड हो गई, उसमें वॉइस नहीं थी। अब इसको तीसरी बार रिकॉर्ड करने की मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी थोड़ी सी, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। पर आप लोगों को पता है कि वीडियो आएगी जरूर, तो वीडियो जरूर आई है। हाँ ये है कि थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि तीसरी बार अब मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। इसके बाद में आप लोगों की जो पीआईबी वाली वीडियो है वो आएगी, वो देखते हैं कब तक आती है, तो इसके बाद में फिर उसको रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो एक ही वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर सुनिएगा। मतलब चलिए कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आर्टिकल डिस्कस कर रहा था उसको इस आर्टिकल के बाद में करूंगा। पहले आप लोग ये आर्टिकल समझिए जो कि आरबीआई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है। इससे आप लोगों को इकोनॉमी की कुछ टर्म जानने को मिलेगी और एक कॉन्सेप्ट इसमें दिया है फ्लिप कर्व के बारे में, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग समझेंगे और फिर फ्लिप कर्व समझेंगे, तो ये आप लोग काफी अच्छे से अपने साथ में इसको कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं अभी फिलहाल प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, उससे पहले क्या सिचुएशन थी और आगे आरबीआई क्या करना चाहते हैं। आरबीआई जो है हमारी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक है, जो कि हमारी कंट्री में जो मनी का फ्लो है वो कैसा रहता है उसके बारे में बेसिकली इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसके ऊपर ये ध्यान रखे। पर लेकिन फिर आगे चल के 2016 में एक चेंज होता है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में। एक पर्टिकुलर एक मॉनेटरी पॉलिसी करके एक कमेटी बनाई जाती है जिसको एमपीसी बोलते हैं। उसको एक टारगेट दे दिया गया। टारगेट क्या दिया गया? उसको टारगेट दिया गया कि आप लोग इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना है, और महंगाई को जो कंट्रोल भी करना है 4+-2 यानी कि 4+-2 के बीच में, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना है। इससे नीचे नहीं जाना है और इससे ऊपर नहीं जाना है। तो इससे नीचे अगर ऊपर जाएगा तो इकोनॉमी को नुकसान होगा, ये इसके बीच में ही रहना है। अब कई सारे बच्चों के माइंड में ये आता है कि ये नीचे जाने से कैसे नुकसान होगा और ऊपर जाने से कैसे नुकसान होगा। तो ये कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पर आप लोग यहां पर ये समझिए कि एक तरीके से यहां हो गया 4+2 6-2 2, ठीक है। तो यहां पर ये एक तरीके से 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना है। अगर मान लीजिए यहां पर कोई किसान है, ठीक है, यहां पर कोई किसान है, फार्मर, या फिर कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई सामान बनाने वाला, बेचने वाला, कपड़े वाला है कोई, ठीक है। तो इनको आप लोग माइंड में रखिए। इधर आप लोग देखिए, आप लोग हैं यानी कि एक तरीके से कस्टमर है या ग्राहक जिसको आप लोग बोल देते हैं। तो इधर आप लोग हो गए। अब मान लीजिए महंगाई जो है वो काफी कम हो गई है, यानी कि अगर किसान जो है अपना सामान बेच रहे हैं और किसानों ने खेत में से अपना सामान निकाल के लेके आए, गेहूं, ठीक है, गेहूं निकाल के लेके आए, इसके साथ में फिर गन्ना निकाल के लेके आए, ठीक है। तो कुछ भी अगर इसका निकाल के लेके आते हैं, इनके व्हीट निकाल के लेकर आते हैं या फिर शुगर कैन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसको मार्केट में ले जाकर अगर बेचते हैं, अगर इसका प्राइस जो है वो काफी कम रहेगा तो इससे क्या होगा, इनकी लागत भी इतनी नहीं निकल पाएगी जितना इन्होंने लागत लगाई है। तो सीधा सीधा ये होगा कि ये आगे से उस फसल को उगाना बंद कर देंगे, यानी कि मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी काफी कम हो जाएगी। क्योंकि जब लागत भी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि कोई मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने का। तो इसी तरीके से अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो यहां पर कोई शर्ट बेच रहा है या फिर कोई दूसरा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है, मोबाइल बेच रहा है, तो अगर कल को चलकर इसको उसकी लागत भी नहीं निकल रही है, वो इतना सस्ता हो गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पर लेकिन आप लोग एज ए कस्टमर, आप लोग एज ए ग्राहक, अगर आप लोग ये सस्ता मिल रहा है तो आप लोगों के लिए तो फायदेमंद है। तो यहां पर लेकिन बनाने वाले का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा होगा यहां पर कि बनाने वाला बनाना बंद कर देगा इसको, ठीक है। अब दूसरी साइड में चलते हैं। दूसरी साइड में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़कर यहां पर इतना ज्यादा हो गया कि अब जो ग्राहक है उसको लग रहा है कि अगर ये चीज जो खरीद रहे हैं इससे अच्छा कोई और चीज खरीद लें। मान लीजिए खेत में से जैसे कि चाय की पत्ती होती है या फिर कॉफी होती है, तो उनको लग रहा है चाय की पत्ती जो है वो इतनी महंगी हो गई है कि यार उसका ऑल्टरनेटिव खोज लेते हैं, अब ना इससे अच्छा तो कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे चलते जो इंसान है, अगर उसको लगे कि प्रोडक्ट बहुत महंगा हो गया है, या तो उसको खरीदना बंद कर देंगे या फिर उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे कोई। तो इस तरीके से अगर ज्यादा महंगा हो गया, इनको तो फायदा होगा कि इनका प्रोडक्ट अच्छा खासा मार्केट में बेचा जा रहा है, पर लेकिन सामने वाला जो खरीदने वाला है उसको प्रॉब्लम होने लगी है। तो इसीलिए एक बैलेंस होना चाहिए बीच में, ना तो ज्यादा महंगा होना चाहिए ना ही ज्यादा सस्ता होना चाहिए। और ये बैलेंस जब बीच में रहेगा वही एक इकोनॉमिक बैलेंस चलता है और उसी के बेस पे सारी चीजें सही चलती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी को दिया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, कि आप लोगों को इन्फ्लेशन जो है वो 4+-2 रखना है। चलिए, अब तक नॉर्मल कंडीशन चल रही थी 2016 से लेके, समझ में आता है कि हाँ चलो बैंक जो है वो अपना काम सही से कर रहा है, हमारी कंट्री का आरबीआई अपना जो ड्यूटी है वो निभा रहा है। पर लेकिन 2020 में जैसे हम लोग पहुंचते हैं तो यहां पर आ जाता है कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस ने क्या किया, जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी कोरोना वायरस ने चटका दी, यानी कि तोड़ दी।
अब यहां पर बैंक जो है वो एक ही काम कर रहा है, एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। अब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता रहेगा अगर, और दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देगा, तो ऐसा कैसे काम चलेगा। तो अब इन्फ्लेशन कंट्रोल को छोड़कर अब इनका दूसरा फोकस ये भी चल रहा है कि थोड़ा जो इकोनॉमी है उसको भी थोड़ा उभारा जाए, तभी चीजें सही डायरेक्शन में चलेगी। यानी कि अब जो है थोड़ा सा इकोनॉमी पर भी फोकस देगा, जो दूसरी चीजें हैं उस पर भी आरबीआई फोकस देगा, ओनली इन्फ्लेशन पर इसका फोकस ओनली नहीं रहेगा। और जब दोनों चीजें चलती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, क्रेडिट रेशो हो गया, जो भी चेंज किए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो रेपो रेट है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये सारा काम आरबीआई करता है। दूसरी साइड में फिस्कल पॉलिसी होती है, जैसे टैक्सेशन सिस्टम, आप लोगों ने देखा बजट में टैक्स बढ़ा दिया, घटा दिया जाता है, ये सारा काम गवर्नमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट और जो यहां पर सेंट्रल बैंक है मिलकर काम करते हैं, तभी हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाते हैं, तभी इन्फ्लेशन महंगाई कंट्रोल कर पाते हैं, और सोसाइटी में भी स्टेबिलिटी रहती है, वरना सबको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है कि ये चल क्या रहा है। तो इसी के चलते ये जो गोल है यहां पर, अब यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी यहां पर इसका फोकस रहेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ में। तो यही बात यहां पर इस आर्टिकल में बोली गई है कि सेंट्रल बैंक जो है वो एक साइन शो कर रहा है कि शिफ्ट एक तरीके से दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, कि जो रिजिड इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती थी अब उसको छोड़कर कुछ और भी चीजें यहां पर आरबीआई देखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर ये बात करें फ्लिप्स कर्व के बारे में। आप लोगों ने अगर इकोनॉमी में इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो अब आप लोगों की जो माइंड में क्लैरिटी है वो यहां पर आने वाली है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बनते हैं कई बार इसके ऊपर, और अगर पता रहेगा तो आसानी से, वो नहीं कहते कि फ्री का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। इन्फ्लेशन मैंने आप लोगों को बताया महंगाई होती है, ठीक है, और यहां पर हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर आप लोग देखिए, अगर इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ता है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती है, यानी कि लोगों को जॉब मिलती है। इसका मतलब ये होगा कि इन्फ्लेशन कुछ हद तक सही है। जी हां, बिल्कुल सही समझा। इसको कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, मार्केट में आज की डेट में मान लीजिए कोई पेन बेचने वाली कंपनी आती है, वो पेन इतना अच्छा है कि उस पेन को अगर आप उस पेन से लिखना स्टार्ट करते हैं तो अच्छे से वो जो पेन है अच्छे से आप लोग यहां पर उस पेन को यूज करके, अगर उसकी ग्रिप यहां पे बनी हुई है काफी अच्छी है, आप लोग उसको पकड़ पाते हैं अच्छे से और लंबे समय तक आप उससे लिख पाते हैं। ठीक है, उस पे जो एक तरीके से काफी हल्का पेन है, तो ये जो पेन जैसे ही मार्केट में आया तो आते ही रातों ये पेन जो है वो काफी मार्केट में लोगों के द्वारा खरीद लिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो अवेलेबिलिटी कम हो गई, अगर किसी को 5 रुपए का ये पेन बेचना था, अब वो इस पेन को 10 रुपए का बेच रहा है, यानी कि पेन की महंगाई बढ़ गई। तो किसकी वजह से बढ़ी, मार्केट में रिक्वायरमेंट है इसकी, तो मार्केट में रिक्वायरमेंट की वजह से इसकी महंगाई बढ़ी। तो इनडायरेक्ट वे में पेन बनाने वाली कंपनी को अब ज्यादा पेन बनाने पड़ेंगे, ज्यादा पेन उसको बनाने पड़ेंगे तो रॉ मटेरियल लेकर आएगी, कहीं से रॉ मटेरियल लेकर आएगी, ज्यादा लोगों को जॉब पर रखेगी, और ज्यादा पेन बनाने हैं भैया। ठीक है, अपना जहां पर काम करने का एरिया है उसको भी और ज्यादा एक्सटेंड करेगी और नई फैक्ट्री खोलेगी कि पूरी कंट्री पेन को सप्लाई करना है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा मार्केट में, तो यहां पर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के बारे में पता चलता है कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ गई है, मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन और ज्यादा स्टार्ट कर दो। तो इसी के चलते जैसी डिमांड बढ़ती है वैसी सप्लाई बढ़ जाती है, और जैसी डिमांड सप्लाई बढ़ती है तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, एक हद तक की इन्फ्लेशन बढ़ता रहे, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होता है। तो ये फ्लिप कर्व यहां पर बताते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है। तो ये एक पॉजिटिव बात आप लोग यहां पर इसकी बोल सकते हैं। पर लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो भी सही नहीं है। वो नहीं कहते कि ज्यादा चीजें कुछ भी अच्छी नहीं है, अति नहीं होनी चाहिए चीजों की। तो ये जो इन्फ्लेशन कर्व यहां पर दिया गया था, तो यहां पर ये AW फिलिप के द्वारा ये इन्फ्लेशन कर्व दिया गया था, जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन और जो यहां पर इसको फिलिप कर्व बोलते हैं, बेसिकली इन्फ्लेशन कर्व नहीं, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में जो रिलेशन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इकोनॉमी बढ़ रही है। तो आप लोगों को डायरेक्ट यहां पर स्टेटमेंट देगा कि फिलिप कर्व जो है वो यहां पर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक रिलेशन को बताता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में आप लोगों को बोल देगा कि फिलिप कर्व जो है वो यहां पर इन्फ्लेशन को प्रोपोर्शनल रखता है अनएम्प्लॉयमेंट के। तो स्टेटमेंट गलत हो गई, प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखता है, यानी कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में जो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी और इसको अब आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था काफी। अब कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा जहां भी किसी भी नेक्स्ट वीडियो में अगर जरूरत पड़ेगी, और अगर समझ में आ गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है एक बेसिक एजुकेशन जो होती है, जो बच्चे को यहां पर काफी सारी एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड कराती है। तो वो बोला जा रहा है कि वो काफी कमजोर देखने को मिलती है।
तो आज की डेट में जब हम लोग बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उससे पहले हमारी कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है मैं वो समझाता हूं। अब तो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। पर फिलहाल की जो कंडीशन है उसको समझाता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी कंट्री में अभी नई लाई गई है, तो ये हमारी कंट्री में अभी तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 2020 में। इससे पहले 1968 में थी, उसके बाद में 1986 में, अब यहां पर ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में लाई गई है। तो ये तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। पर लेकिन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले जो चीजें चली हुई आ रही थी वो सिस्टम मैं आप लोगों को समझाता हूं, जो कि अभी हमारी कंट्री में फॉलो किया जा रहा है। जैसे आप लोग, जैसे कि जब बचपन में आप लोगों ने भी खुद एडमिशन लिया होगा, फिर बच्चे आज के डेट में आप लोग देखते हैं जिनका एडमिशन लेने हुए, तो पहले होता है कि प्री प्राइमरी जो यहाँ पर स्कूलिंग होती है, तो एक तो वो स्किलिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। प्री प्राइमरी जो रहती है वो नॉर्मली 6 साल से पहले नॉर्मली मानी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा एलकेजी यूकेजी वो सब चीजें जो भी होती हैं, ठीक है, तो ये प्री प्राइमरी कैटेगरी में आ जाते हैं। पर लेकिन यहां पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है वो 1 से लेके 8 साल के बच्चों को, बेसिकली 1 से लेके 8 क्लास तक के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन रहती है, जो कि नॉर्मली 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए इंप्लीमेंट की जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि 8 क्लास होती हैं और 8 साल के बेसिकली ये गैप होता है यहां पर एक तरीके से, जिसको फिल करना होता है। अगर ये एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छी मिल जाती है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को प्राइमरी स्कूलिंग बोलते हैं, दूसरे को अपर प्राइमरी स्कूलिंग बोलते हैं। ये 2 पार्ट अगर आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट करके चल रहे हैं, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये हो जाता है कि अब जो है एजुकेशन सिस्टम जो है वो यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, और इस एजुकेशन सिस्टम में हर एक लेवल पर अच्छे से काम करना है, ताकि जो भी लोग इसको पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी एक कंपलसेशन ला दिया हमारी कंट्री में चीजों को चेंज करके। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसको कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया हमारी कंट्री में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। यानी कि ये जो पेरेंट्स हैं उनकी फंडामेंटल ड्यूटी बना दी कि आप लोगों को बच्चों को स्कूल में भेजना है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा यहाँ पर ये, तो ये जो मैंने आप लोगों को मूवी भी बोली थी, जो मूवी नहीं थी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर भी की थी, उस मूवी में वो क्या करते हैं, 2 पुलिस वाले जाते हैं घर पर, बोलते हैं कि बच्चों को स्कूल में भेजो, ठीक है, कि 14 साल से नीचे के बच्चे को आप लोग घर पे नहीं रख सकते, तो पुलिस तक भेज सकता है यहाँ पर स्कूल, अगर लगता है कि उनके राइट का हनन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशन है। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है हमारी कंट्री में, वो यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन जो है जिसको कंपलसरी बना दिया यहाँ पर हमारी कंट्री में। तो इसी एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं ये वीक पड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या क्या बातें यहाँ पर बोली गई है उसको समझ लेते हैं। इंडिया में आज की डेट में अगर आप लोग देखें, कई सारी एनजीओ ऐसे हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर काम करती हैं, एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करती हैं। तो नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोग एनजीओ बोलते हो, ठीक है, वो यहां पर इंगेज रहती है एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर। काफी लार्ज स्केल पर अलग अलग एरिया में कई सारी एनजीओ काम करती हैं। तो यहां पर इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जो वीकली अगर आप लोग बात करें, उसके द्वारा 2005 में एक टाइटल रखा गया यहां पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल का, जिसको बोला गया हाउ लार्ज इज इंडियाज नॉन प्रॉफिट सेक्टर, ठीक है। तो इसके चलते जो एस्टिमेशन लगाया गया यहां पर यह दिखा कि 3 मिलियन के करीब पेड वर्कर हैं आज के डेट में जो वॉलेंट्री सेक्टर में काम करते हैं। इसका मतलब होता है अपनी इच्छा से काम करना, जैसे कि कोई प्रेशर में नहीं आ रहा है यहां पर, ठीक है। एक तरीके से यहां पर ऐसा होता है कि मान लीजिए कहीं पर आप लोगों ने फीस पे कर दी काफी बड़ी, तो वहां पर आप लोगों के माइंड पर एक प्रेशर रहता है, घर वालों की फीस लगा दी है, पर लेकिन यहां पर जब आप लोग लेक्चर देखते हैं तो यहां पर आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो देखते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं देखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग वॉलंटरी हैं, यहां पर कोई कंपलसेशन नहीं है यहां पर किसी भी तरीके से, क्या कंपलसेशन की वजह से आप लोग चीजों को देख रहे हैं, आपकी इच्छा होती है देखने की इसलिए आप लोग देख रहे हैं। तो वॉलंटरी वर्क होता है। कोई काम मैंने आप लोग कहता हूं कि अगर आप लोग यहां से पढ़ते हैं तो किसी 3 बच्चों को आप लोग पढ़ा दीजिए, 4 को पढ़ा दीजिए, जितना आप लोग कर सकते हैं, कुछ बच्चों को आप लोग पढ़ा दीजिए। तो इसका मतलब ये होगा कि वो वॉलंटरी एक तरीके से, आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा नहीं कि प्रतिबंध कि आप लोग मेरे ऊपर पढ़े, मेरे से पढ़ेंगे अगर आप लोग तो किसी को आप लोगों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग की इच्छा करती है पढ़ाने की तो पढ़ाइए आप लोग, ये बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके। तो बोला जा रहा है कि 1.2 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में आप लोगों को देखने को जो मिलती है, ठीक है, जो वॉलंटरी तरीके से यहां पर एक तरीके से मतलब कि 3 मिलियन पेड वर्कर हैं जो 1.2 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे इन चीजों को, ये काफी लार्ज स्केल पर और ज्यादा बढ़ गई हैं। 20.4% ऑफ जो वर्क फोर्स है यहाँ पर, लगभग 6 लाख वर्कर जो हैं वो इंगेज है आज के डेट में एजुकेशन सेक्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। आज की डेट में अगर ये एनजीओ की बात करें जो पहले 3 लाख थी, ये बढ़कर 12 लाख एनजीओ हो गई यहाँ पर एजुकेशन के फील्ड में जो इंगेज रहती है। पर लेकिन जो यहाँ पर इंगेज रह रहे हैं, क्या रियलिटी में उनको सारी फैसिलिटी ढंग से मिल पा रही है? तो ये यहाँ पर सोचने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से फोकस देने की बात की जाती है। जो वर्कर है जो इंगेज है यहाँ पर डायरेक्ट टीचिंग इन क्लासरूम में बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर वेरियस एक्टिविटी जो दूसरी होती है जिसमें टीचर्स जो इंगेज रहते हैं, तो उनके ऊपर फोकस देने की बात की गई है।
या फिर इसके अलावा यहाँ पर अगर जो टीचर है यहाँ पर जो वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना क्या होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिकल लैब भी देखी होंगी जब आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो इसके चलते यहाँ पर अच्छी गुड क्वालिटी की अगर एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं तो हमारी सोसाइटी भी यहाँ पर अच्छी होती है। तो इस तरीके से अगर कोई अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, पर लेकिन उसका तरीका होना चाहिए। देखिए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे दोनों के मार्क्स जो है यहाँ पर 86% आए, ठीक है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों के मार्क्स 86% आए। एक बच्चा ऐसा है जो हर एक चीज को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उसके बेस पर पढ़ाई कर रहा है और उसके मार्क्स इतने आए। दूसरा बच्चा ऐसा है जो अंडरस्टैंड नहीं करता है, रट पट कर जैसे तैसे माँ बाप के प्रेशर में वो इतने मार्क्स लेकर आ गया। क्या आगे भी दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल रहने वाली है? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक बच्चा है स्वेच्छा से पढ़ रहा है, अपने लिए पढ़ रहा है, एक है कि प्रेशर में पढ़ रहा है आकर, तो उसका जिस दिन प्रेशर हटेगा वो एकदम तुरंत उसको पढ़ाई को छोड़ देगा और उसके ऊपर फोकस नहीं देगा। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट जनरेट करना चाहिए बच्चों का, ना कि उनके ऊपर प्रेशर डालकर। प्रेशर में आकर तो आप लोग तोते से भी कुछ ना कुछ बुलवा लेते हैं ना, तो वो सही तरीका नहीं होता है, ठीक है। शेर भी होता है अगर जंगल का, वो सर्कस में जाकर वो भी प्रेशर में आकर उठना बैठना जहां कहेंगे वहीं बैठेगा, तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा हाई क्वालिटी का मतलब, अगर हाई कोई इस तरीके का यहां पर परसेंटेज आ रही है, उसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम उसने हाई तरीके से यहां पर अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो कई पनिशमेंट, ये स्ट्रेस में आकर भी उसने ये काम किया होगा। तो इस तरीके से ये लाइफ के लिए अगर आप लोग लेकर चलिएगा तो ये इररिलेवेंट है। हालांकि क्लेम किया था कि अच्छा खासा रिजल्ट रहा है। तो ये 4 ऐसे डॉक्यूमेंट यहां पर बताए गए हैं जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं, प्रिंसिपल प्रोवाइड कराते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को इन सब क्वेश्चन को डील करने हैं। नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है यहां पर 2005। दूसरा बोला गया राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन 2009, जिसे राइट टू एजुकेशन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो रिसेंटली अभी पब्लिश की गई है। तो ये काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंज करने की बात करती है, उसको ढंग से एक पैटर्न में लाने की बात करती है। तो ये एक फ्रेमवर्क आप लोग बोल सकते हैं, या इस फ्रेमवर्क में आप लोग ढालकर अपने आप को काम में लगा सकते हैं। मेजर पार्ट जो है यहाँ पर जो थ्योरी आप लोगों के सामने मैंने बताई अभी, जो 4 एरिया बताए हैं, तो यहाँ पर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होनी चाहिए। देखिए आप लोगों ने कई बार सुना है कि पॉलिटिक्स बड़ी गंदी होती है। अगर पॉलिटिक्स हमारी गंदी होती तो जो हमारा संविधान है, वो संविधान बनाने वाले भी गंदे थे, इसका मतलब हमारे जो संविधान आज के में हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा देश टिका हुआ है, इसका मतलब वो संविधान हमारा सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजें गड़बड़ चल रही हैं। पर लेकिन आप लोग ऐसा तो कोई नहीं बोलते कि हमारा संविधान बेकार है। हमारा संविधान एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है वर्ल्ड में। तो उसका रीजन क्या है? इसका मतलब ये कि बनाने वाले अच्छे थे। तो इसका मतलब ये कि पॉलिटिक्स गंदी चीज नहीं है, पर हाँ गंदे हाथों में जाकर वो गंदी चीज हो जाती है। जैसा मैं आप लोगों को बताता हूं, संविधान कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता है, उसको इंप्लीमेंट करने वालों की मनसा कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले बुरे हैं तो उसमें से बुराई खोजकर उसको इंप्लीमेंट करेंगे और बुरी तरीके से वो फेल हो जाएगा। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, इंप्लीमेंट करने वाले अगर अच्छे हैं तो उसमें से कोई ना कोई अच्छा ही खोजकर वो उसको इंप्लीमेंट ढंग से कर ही देंगे, तो वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर इंसान कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है यहां पर कि वो सिस्टम कैसे है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये पॉलिटिकल सिस्टम सुधरता हुआ नजर आए, पढ़ने वाले बच्चे एक तरीके से अच्छे माइंड सेट के साथ में वहां पर पहुंचे। एक टाइम ऐसा था जब देश आजाद हुआ, पॉलिटिशियन को भगवान की तरीके से पूजा जाता था। रीजन क्या है? उनको लग रहा था कि इन्होंने हमको बचाया और यही एक ऐसे लीडर हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में जब लीडर निकल कर आए उस टाइम पर, हमारी कंट्री की आजादी के बाद में भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, इसी के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो ऐसी पर्सनैलिटी यहां पर निकल कर आई, ये पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं, ये लग रहा था लोगों को कि यही हमारे मसीहा है। तो ये मसीहा क्यों बोला गया? इनको मसीहा इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने काफी लार्ज स्केल पर संघर्ष किया इस आजादी को एक तरीके से अचीव करने के लिए। तो पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, उसमें लोग गंदे चले गए, इसलिए पॉलिटिक्स गंदी हो गई है। वरना पॉलिटिक्स अच्छी है, देश को चलाने का काम करना है, एक एडमिनिस्ट्रेशन गंदी चीज है क्या? अगर पॉलिटिक्स गंदी है तो आपके घर में अगर कोई मुखिया है तो वो अगर घर को चलाता है वो भी गंदी चीज है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स को आप लोग गंदी नहीं बोल सकते। हाँ, वहां पर सही इंसान होने चाहिए सही पोस्ट पर, यह काफी ज्यादा जरूरी है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करें, काफी ज्यादा जरूरी है, सोसाइटी के हिसाब से यहां पर होनी चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए। इसी के साथ में कॉन्टेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहां पर होनी चाहिए, ठीक है, जो करंट नीड है सोसाइटी की वो होनी चाहिए। इसको मैं समझाता हूं किस तरीके से। आज की डेट में आप लोग 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों ने जो एजुकेशन ली है उसको आप लोग ढंग से यूटिलाइज कर पा रहे हैं क्या, कि आप लोग उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम थ्योरेटिकल नॉलेज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग उसको इस तरीके से लेकर चलें एजुकेशन सिस्टम को, ताकि बच्चा जो पढ़ रहा है उसका तुरंत इंप्लीमेंटेशन कर उसका फायदा उठा सके अपनी लाइफ में। तो उसको लगे कि भी कम से कम ये कर ले तो इतना तो कम से कम लाइफ में अच्छा हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, जबकि वो ऐसा नहीं देखने को मिलता है।
तो बात की जा रही है कि अंडरस्टैंडिंग जो यहां पर एडुकेट पार्ट है, जो ओल की डेट में यहां पर जो इंप्लीकेशन देखने को मिलती है, तो करिकुलम जो यहां पर एक तो ये काफी बड़ी बात की जाती है, जो मेथड है टीचिंग का वो काफी खतरनाक, आप लोगों को अगर उसके ऊपर काम किया है तो ये काफी अच्छा एक माहौल बना सकता है, ठीक है, जिसको पेडागोजी आप लोग बोलते हैं। इसी के साथ में टीचर का डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा जरूरी है। टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि बस बच्चों को पढ़ाना है, एक चैप्टर खत्म करना है और आगे चले गए। टीचर का मतलब है कि बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके सोचने का नजरिया चेंज होना चाहिए बच्चे का, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग यहां पर एक तरीके से समझनी चाहिए, वो समाज को देखने का अपना नजरिया चेंज करें। ये सारे काम एक टीचर ही कर सकता है। तो टीचर की क्वालिटी अच्छी होगी तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी आसानी से, वरना एक तरीके से ड्यूटी टाइम पास करना एक अलग बात होती है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो काफी ज्यादा जरूरी है। गुड एजुकेशन वहीं से निकल कर आएगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, आज की डेट में अगर आप लोग चीजों को समझेंगे तो आज की डेट में क्या हो गया, एजुकेशन को ना जस्ट एक तरीके से प्रॉफिट बिजनेस की तरीके से देखा जाने लगा है। एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, और जिस कंट्री में एजुकेशन अगर बिजनेस का इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि बस को खाने खचोड़ने पर आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि खाना कमाना नहीं चाहिए, टीचर कमा नहीं सकता, टीचर भी कमा सकता है, टीचर भी अपनी गाड़ी लेकर घूम सकता है, टीचर के पास में बड़ा फोन बड़ा घर हो सकता है, क्या उसका हक नहीं है? कि है, बिल्कुल हक है, पर लेकिन एक तरीके से वो गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आज के डेट में जैसे आईएएस की जो तैयारी कराई जाती है उसमें 1.5 लाख फीस ली जा रही है। अब क्या हर एक बंदा जो है वो 1.5 लाख फीस देगा? अगर इस फीस को कम करके इतना नीचे आप लोग ला दिया जाए ताकि टीचर को भी सैलरी मिलती रहे, टीचर भी अपनी जिंदगी को अच्छे से जीता रहे, और दूसरी साइड में आप लोग उसको देखिए जिस तरीके से कि हाँ जो बच्चा है उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको एजुकेशन भी मिलता रहे, तो इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्री में बांट दो, क्योंकि रिसोर्सेज इतने कहां से आएंगे, जितनी बड़ी हमारी कंट्री है तो फ्री में पॉसिबल नहीं है, टीचर को सैलरी भी देनी है अच्छी, ठीक है, पूरा सिस्टम भी क्रिएट करना है, पर लेकिन कम से कम अफोर्डेबल तो इतना बना दो कि हर एक इंसान उसको खरीद सके, खरीदने से पहले उसको सोचना ना पड़े कि यार ऐसा कैसे जुगाड़ हो पाएगा, ठीक है। तो उस रेंज में लेकर आओ उसको। 1.5 लाख रुपए कौन देगा? यहां पर 1.5 लाख रुपए किसी की साल भर की कमाई होती है, अगर बच्चे के ऊपर ही लगा देगा तो कैसे उनका घर चलेगा? तो कम से कम अगर इसको 10-15 हजार रुपए की कैटेगरी में आप लोग लेकर आओ तो कम से कम हर एक इंसान जो है वो उस कैटेगरी की एजुकेशन लेने की सोचेगा। तो इतना तो कम से कम किया जा सकता है एक अच्छी एजुकेशन बनाने के लिए। तो बिजनेस नहीं किया जाए, एजुकेशन और जो खासकर हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में भी यही करना चाहिए। हेल्थ सेक्टर भी काफी लार्ज स्केल पर बिजनेस की तरीके से देखा जाता है। डॉक्टर को भगवान माना जाता था, डॉक्टर को बिजनेसमैन बोलने लगे आज की डेट में, तो ये भी कंडीशन सही नहीं है। इससे जिस सोसाइटी में एजुकेशन और जो हेल्थ है वो इतने महंगे लेवल पर पहुंच जाएंगे कि सबके लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, वो सोसाइटी कभी फल फूल नहीं सकती है। तो ये एक बैलेंस होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर? आप लोग भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं। ये जो चीज थी वो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में यहां पर शेयर करनी थी। अब एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। बात की जा रही है गल्फ ऑफ एंडे के बारे में। इसको यहां पर गल्फ ऑफ एंडे बे के नाम से भी इसको जाना जाता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि ये रफली एक रेक्टेंगुलर और ओपन है नॉर्थ वेस्ट साइड से। अगर आप लोग इसकी स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ और डी। सही आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इसको यहां पर ऐसे लिखते हैं कि ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ वेस्ट वाला जो रीजन है, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है ये वाला यहां पर खुला हुआ है, ठीक है। यानी कि मैंने बोला है कि नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, तो ये खुला हुआ नहीं है, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत होगी। तो ये वाला खुला हुआ है, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग इसकी अपनी कंट्री के कंपेयर में यहां पर देखना चाहते हैं तो ये वाले मैप में नहीं, इस वाले मैप में आप लोग इसको देख पाएंगे। तो ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग यहां पर आएंगे तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर इसकी देख पाएंगे, ठीक है। तो ये अलास्का वाला रीजन यहां पर हो गया, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग इसकी यहां पर देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर रीजन यहां पर जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, ठीक है। तो ये यहां पर थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, एक सेकंड इसको। ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहां पर, ठीक है, जो आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। अब इसको जूम आउट करता हूं तो आज जो बीचों बीच में है ये रीजन, ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो अपनी कंट्री के कंपेयर में देखिए कहां पर है, ठीक है, तो अपनी कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इनको देखा कीजिए, आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। इसके बाद में आप लोगों की दूसरी वीडियो आएगी, उसको एंजॉय कीजिएगा, जो कि डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे जो फैक्चुअल न्यूज होती है मैक्सिमम। और मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं अगर ऑलरेडी आप लोग यहां पर हैं। और अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो रिक्वेस्ट है कि फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो ही लाइक और शेयर करना है, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिसलाइक क्यों गया, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।